तो इस चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज जिस मेजर टॉपिक को हम लोग फिनिश करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका नाम है फैराडेस लॉ। फैराडेस लॉ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इस टॉपिक का न्यूमेरिकल्स भी है और इसमें फैराडेस के दो इंपॉर्टेंट लॉ है, एक फैराडेस फर्स्ट लॉ, दूसरा फैराडेस का सेकंड लॉ। बहुत ही आसान टॉपिक है, आपका स्टार्टिंग में स्लो रहेगा, उसके बाद फिर जब आप समझ जाएंगे तो न्यूमेरिकल्स आप रैपिडली इसको बना सकते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहला बात है कि फैराडेस लॉ से हम लोग डील करेंगे, उस लॉ को समझेंगे, लेकिन ये दोनों लॉ इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर बेस्ड है। मतलब अगर फैराडेस का फर्स्ट लॉ होगा चाहे सेकंड लॉ होगा, लेकिन वो काम करेगा इलेक्ट्रोलाइसिस में। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट में हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस को डिफाइन कर लेते हैं कि ये लॉ जिसमें काम कर रहा है वो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है। इसमें लिखिएगा, द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। सेल के अंदर आपने पढ़ा था कि तीन चीज है। ऐसे तो मेजर क्लासिफिकेशन सेल के अंदर दो ही है, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट। और जो इलेक्ट्रोड होता है उसके अंदर दो होता है, एक नेगेटिव वाला एनोड और पॉजिटिव वाला कैथोड। तो जो केमिकल सॉल्यूशन उसके अंदर हम लोग भरते हैं जो कंडक्ट करने में हेल्प करता है, उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइट। और ये प्रोसेस उसी को डिकम्पोज करने का है। द प्रोसेस ऑफ decomposition, the process of decomposition of an electrolyte, जिस प्रोसेस में हम किसी इलेक्ट्रोलाइट को डिकम्पोज करते हैं, द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। हो गया, जिस प्रोसेस में हम किसी इलेक्ट्रोलाइट को डिकम्पोज करते हैं, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू आइदर इट्स एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टेन स्टेट। और अंकित, वो इलेक्ट्रोलाइट आयंस में टूटता कैसे है, डिकम्पोज कैसे होता है? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू either its aqueous solution, pass through either its aqueous solution or its molten state। ऐसे भी हम लोग पढ़े थे माही कि इलेक्ट्रोलाइट अगर चाहता है कि वो कंडक्ट करे, सेल के अंदर रेडॉक्स रिएक्शन करने में हेल्प करे, तो उसके लिए वो इलेक्ट्रोलाइट कभी सॉलिड नहीं होना चाहिए, क्योंकि सॉलिड्स के बारे में आप पढ़े थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग होता है कि वो कंडक्ट नहीं करता। इसलिए जो भी इलेक्ट्रोलाइट आप लेंगे या तो वो एक्वस फॉर्म में होगा, वाटर में डिसॉल्व होगा, या फिर वो पिघला हुआ होगा, मोल्टन स्टेट में होगा। द प्रोसेस ऑफ, आपने इलेक्ट्रोलाइसिस को पहले अपने दिमाग में क्लियर कर लिया कि हमको जो फैराडेस के दोनों लॉ पढ़ने हैं वो इलेक्ट्रोलाइसिस के हैं। तो आपने सबसे पहला पॉइंट में स्टूडेंट इलेक्ट्रोलाइसिस को पहले क्लीन कर लिया अपने दिमाग में कि ऐसा प्रोसेस जिसमें डिकम्पोजिशन होता है किसी इलेक्ट्रोलाइट केमिकल का, सेल के अंदर जो केमिकल होता है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू आइदर इट्स एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टेन स्टेट। जब हम लोग करंट को पास करते हैं उसके एक्वस सॉल्यूशन में से या फिर मोल्टेन स्टेट में से, is called
इलेक्ट्रोलाइसिस, इसी प्रोसेस का नाम हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये जो प्रोसेस है वो किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है। तो देखिए अर्नब सिन्हा, बहुत ही क्लीन एंड क्लियर डेफिनेशन है। फैराडेस लॉ, उसका फैराडेस का फर्स्ट लॉ या फैराडेस का सेकंड लॉ, दोनों इलेक्ट्रोलाइसिस से डील करता है। पहला पॉइंट में सब बच्चे समझ गए हैं। इस हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रो मीन्स करंट, चार्ज, एंड लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। ये अपना वर्ड खुद ही अपने बारे में बताता है, कोई ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज या फिर करंट, और लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम डिकम्पोज कर दे रहे हैं किसी इलेक्ट्रोलाइट को, हाँ, जब हम उसमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास कर रहे हैं। हाँ, याद रखना है कि इलेक्ट्रिक करंट जिस इलेक्ट्रोलाइट में पास कर रहे हैं वो या तो एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए, या तो वो एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए, या फिर वो मोल्टेन स्टेट में होना चाहिए। इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस, और ये प्रोसेस किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है। अब देखते हैं कि फैराडेस ने उसमें कौन कौन सा रूल दिया। अगर एग्जाम में आपके आ रहा है फैराडेस फर्स्ट लॉ, तो सिर्फ फर्स्ट लॉ को लिखना है। अगर एग्जाम में आ रहा है फैराडेस सेकंड लॉ, तो सिर्फ सेकंड लॉ को लिखना है। लेकिन अगर आ रहा है एग्जाम में फैराडेस लॉ, तो आपको दोनों लिखना पड़ेगा। तो हम लोग पहले फैराडेस लॉ में फर्स्ट वाला पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ओहो, सॉरी स्टूडेंट्स, उसमें हमने बताया नहीं। फैराडेस फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। चलिए, यानी जब भी एग्जाम में फैराडेस लॉ बोल देगा सिर्फ, तो उसने तो बोला ही नहीं फर्स्ट या सेकंड, तो आप लोग दोनों लिखिएगा। और अगर सिर्फ फर्स्ट लॉ बोलेगा तो एक से ही हो जाएगा। बोलेंगे सर फैराडेस का कितना लॉ है इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए, तो फैराडेस का दो लॉ है। पहले वाले को बोलते हैं फैराडेस फर्स्ट लॉ, दूसरे वाले को बोलते हैं फैराडेस सेकंड लॉ। तो पहले हम लोग फैराडेस का फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में जो आप पढ़ेंगे कोई हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आप लोग ऐसे भी देख के उतार सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए, बात समझिएगा। फैराडेस ने अपने फर्स्ट लॉ को पहले समझाया, उसके बाद उसका एक फॉर्मूला दिया। अब आपको समझना है कि उस फॉर्मूला में हम न्यूमेरिकल्स को कैसे बनाएं, ठीक है। और हम लोग जो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे, सेकंड वाला न्यूमेरिकल अंकित, वो ज्यादा अच्छे से समझना है, क्योंकि ज्यादा उसी का कॉन्सेप्ट आता है। एनसीईआरटी में भी वैसा दिया हुआ है। फैराडे से कहना है कि जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, मतलब आप किसी इलेक्ट्रोलाइट में से करंट को, चार्ज को पास करेंगे, तो जितना ज्यादा चार्ज पास करेंगे उतना ज्यादा वो उसका मास डिपॉजिट होगा। मतलब जब इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक कर जाएगा, ब्रेक करने के बाद उसका आयंस जमा होने लगेगा, तो उसका जो मास, टोटल मास होगा, वो प्रोपोर्शनल होगा टोटल चार्ज सप्लाई। कहने का मतलब ये है कि अगर आप थोड़ा सा चार्ज पास करते हैं, अगर आप थोड़ा सा चार्ज पास करते हैं, इन दैट केस आपका मास भी टूटकर थोड़ा ही जमा होगा। और अगर आप किसी इलेक्ट्रोलाइट केमिकल में से इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए ज्यादा चार्ज पास करते हैं, तो उसका डिकम्पोज होकर मास भी ज्यादा जमा होगा, ठीक है। तो इसमें है अकॉर्डिंग टू फैराडेस फर्स्ट लॉ, according to Faraday's first law, total mass deposited
टोटल मास डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रॉन्स, टूटने के बाद वो सब आयंस इलेक्ट्रॉन्स पे जमा होते हैं। आपको तो मालूम है इलेक्ट्रॉन्स में कौन कौन सा आता है, एनोड और कैथोड। जिसका ऑक्सीडेशन करना होगा वो एनोड पे जमा होगा, जिसका रिडक्शन करना होगा वो कैथोड पे जमा होगा। समझाते हैं, पहले बात को लिखिए। अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ, टोटल मास डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, भाई ये मास जमा कब होगा? इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान। वैसे भी फैराडेज का लॉ इलेक्ट्रोलाइसिस से ही डील करता है, तो जो भी वो लॉ पढ़ाएंगे वो इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान ही होगा। अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ, टोटल मास डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस इज proportional to total mass deposited at electrodes during electrolysis is proportional to the quantity of charge passed through the electrolyte, is proportional to quantity of charge bracket में Q passed through the इलेक्ट्रोलाइट। फैराडेज ने बहुत ही सिंपल बात समझाया प्यारे बच्चों। अगर कोई स्टूडेंट इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहा है, कहने का मतलब है कि वो स्टूडेंट इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहा है, यानी कि वो करंट पास कर रहा है इलेक्ट्रोलाइट केमिकल में से, तो उसका जो टूटने के बाद मास जमा होगा ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के दौरान, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। जितना चार्ज हम इलेक्ट्रोलाइट से पास करते हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब इसका डेरिवेशन देखते हैं, छोटा सा है। जितने बच्चे अभी न्यू एडमिट हुए हैं, टॉपिक स्टार्ट किए हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। फर्स्ट पॉइंट में प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोलाइसिस का डेफिनेशन लिखवाया गया है, जो बहुत ही सिंपल है। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइट केमिकल जो सेल के अंदर यूज करते हैं, विशालची काशिफ रजा, उसको हम लोग डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज करने का मतलब होता है काशिफ उसको तोड़ देते हैं, जब उसमें से हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। रोमा जी याद रखना है कि जिस इलेक्ट्रोलाइट केमिकल में से आप पास कर रहे हैं करंट, वो या तो एक्वस सॉल्यूशन होगा, या फिर वो मोल्टेन स्टेट में होगा। और काशिफ रोमा याद करने का कोई जरूरत नहीं है उतना, क्योंकि इलेक्ट्रो से होता है करंट और लाइसिस करंट के चार्ज, और लाइसिस से होता है आपका ब्रेकडाउन। तो वो जो वर्ड है वही बता रहा है काशिफ की किसी केमिकल में से करंट पास करके उसको ब्रेक डाउन कर देना है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। लास्ट लाइन आप लिखिए काशिफ, ये प्रोसेस एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है। पढ़ते हैं कैसा सेल है। और पॉइंट नंबर 2 में फैराडेज ने अपना फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट दिया है। अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ, टोटल जितना मास जमा होगा, अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ, जितना टोटल मास डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड्स के ऊपर ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस करने के दौरान, इज प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज Q पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। उतना ही ज्यादा मास कूटकर जमा होगा माही, जितना ज्यादा चार्ज उसमें से पास किया जाएगा। अगर आप कम चार्ज पास कर रहे हैं, कम करंट पास कर रहे हैं, तो उसका मास डिपॉजिट कम होगा। अगर आप ज्यादा चार्ज पास कर रहे हैं तो उसका मास डिपॉजिट भी ज्यादा होगा। जल्दी लिखिए। सर आपका माइक म्यूट हो गया।
सबका हो गया? हो गया सर। पौलम सिन्हा कंप्लीट हो गया? अंकित सिंह यस सर। चलिए, वो बार बार समझा देते हैं कि आपके माइंड में सब गूंजता रहे, फिर दिक्कत ना हो। ये पहला वाला पॉइंट मिटा दिए हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस वाला, ध्यान दीजिएगा। अंकित, अगर M आपका मास डिपॉजिट है और Q आपका चार्ज है, तो लॉ कहता है, फर्स्ट लॉ की M इज प्रोपोर्शनल टू Q। M हो गया अंकित आपका मास डिपॉजिटेड और Q हो गया आपका चार्ज सप्लाइड। ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल है प्यारे बच्चों, मतलब ज्यादा चार्ज देंगे एक आखिर तो उतना ही ज्यादा वो केमिकल टूट कर जमा होगा, उसका मास डिपॉजिट ज्यादा होगा। अगर चार्ज कम सप्लाई करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए तो केमिकल उतना ही कम टूटेगा। अब इस बात को बोल सकते सिंपल दैट M इज प्रोपोर्शनल टू I इंटू T। ये कहां से आ गया भाई? बिकॉज आप लोग फॉर्मूला पढ़े हैं Q इज इक्वल टू I इंटू T। चार्ज होता है करंट इंटू टाइम, तो अगर M इज प्रोपोर्शनल टू Q है तो M इज प्रोपोर्शनल टू I इंटू T भी होगा। और जब उसको प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वल टू में चेंज करते हैं तो वहां पे कांस्टेंट लगता है Z इंटू I इंटू T। ये है फैराडेज फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला, M बराबर Z इंटू I इंटू T। अब यहाँ पे Z क्या है? M तो मास डिपॉजिट है, I से आप जानते हैं करंट, T से आप जानते हैं टाइम। अब Z क्या हो गया? वेयर Z इज इक्वल टू इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। यहां जो Z है वो है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। अगर आपसे कोई इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट का डेफिनेशन या उसका यूनिट पूछता है तो याद रखिएगा पहले बच्चों, फिजिक्स और केमिस्ट्री में सबसे इजी होता है किसी कांस्टेंट को डिफाइन करना। इस फॉर्मूला से अगर निकालेंगे अंकित तो Z बराबर आएगा M डिवाइड बाई I इंटू T, है ना। इफ करंट को हम मान लेंगे 1 एम्पियर और टाइम को मान लेंगे 1 सेकेंड। नहीं, अब किसी भी कांस्टेंट को डिफाइन करना हो तो आजू बाजू सबको 1 मान लेना, तो फिर ये Z जो है वो M के बराबर हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट उसी मास डिपॉजिट को बोलते हैं जब किसी इलेक्ट्रोलाइट केमिकल में से 1 एम्पियर का करंट 1 सेकेंड के लिए पास किया जाता है। अब देखिए स्टूडेंट, मास किसमें होगा, केजी में या ग्राम में, है ना। करंट होगा एम्पियर में, टाइम होगा सेकंड में, यानी ग्राम पर कूलम या केजी पर कूलम इसका ऐसा यूनिट होगा। तो स्टूडेंट्स, इस Z वाले कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए पहले आपने इस फॉर्मूला से Z का वैल्यू निकाल लिया, Z बराबर M डिवाइड बाई I इंटू T, अर्नव खान। उसके बाद करंट को मान लिया काशिफ 1 एम्पियर, टाइम को मान लिया 1 सेकेंड, तो Z किसके बराबर हो गया? M के। यानी यहां से क्या मालूम पड़ गया? इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट, electrochemical equivalent constant is equal to the mass deposited. Electrochemical equivalent constant is equal to the mass deposited. ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट है ये किसके बराबर है? इज इक्वल टू द मास डिपॉजिटेड व्हेन 1 एम्पियर of current is passed through electrolyte for 1 second। जब 1 एम्पियर का करंट हम लोग इलेक्ट्रोलाइट से पास करते हैं 1 सेकंड के लिए, इसका SI यूनिट हो जाएगा Z का। Z मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट का, ऊपर में मास का केजी
और एम्पियर इंटू सेकंड का होता है कूलम, केजी पर कूलम, है ना, और मेजर्ड इन, और कॉमन यूनिट होगा ग्राम पर कूलम। यानी जो भी न्यूमेरिकल में इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट का आपका वैल्यू दिया होगा, उसके पीछे में ये देख के आप समझ जाएंगे, किलोग्राम पर कूलम या ग्राम पर कूलम देख के आप समझ जाएंगे। चलिए, तो स्टूडेंट्स, माही, ये है आपके फैराडे फर्स्ट लॉ का डेरिवेशन, जो आपने सेकंड पॉइंट में लिखा फैराडे फर्स्ट लॉ, ये उसी का डेरिवेशन है। जैसा स्टेटमेंट पढ़े अंकित, काशिफ, बिल्कुल सीधा साधा डेरिवेशन है, कोई इसे उसके अंदर स्टूडेंट कोई कचरा नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स बात नहीं है। आपने कहा था कि मास इज प्रोपोर्शनल टू क्यू, एम इज प्रोपोर्शनल टू क्यू, मास इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज सप्लाइड, है ना। इससे आपको मालूम पड़ता है जितना ज्यादा चार्ज सप्लाई करेंगे उतना ज्यादा मास टूटकर जमा होगा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के दौरान। लॉ ही इलेक्ट्रोलाइसिस से डील करता है। फिर क्यू बराबर होता है आई इंटू सी, तो यहां से हो गया माही एम इज प्रोपोर्शनल टू आई इंटू सी। अर्नव प्रोपोर्शनल को इक्वल टू में जैसे चेंज करते कांस्टेंट रहता है, यहाँ पे के नहीं है, जेड है, तो फॉर्मूला जिसके ऊपर न्यूमेरिकल बनेगा वो हो गया एम बराबर जेड इंटू आई इंटू सी। कोई आपसे पूछेगा वहां पे सर जेड क्या है, तो बोलना है जेड को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट, उसका नाम है। जैसे केबी का नाम था केब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, या मोलर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। केएफ का नाम था क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, या मोलर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। वैसे जेड का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। अगर जेड को डिफाइन करने को बोलेगा तो बोल दीजिए जेड बराबर एम डिवाइड बाई आई इंटू सी। करंट को 1 मान लीजिए, टाइम को 1 मान लीजिए, 1 एम्पियर 1 सेकेंड, ये दोनों खत्म हो गया। तो फिर जेड किसके बराबर हो गया, एम के बराबर हो गया। यहां से ये डेफिनेशन बन के निकला, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट और कुछ नहीं होता है, ये उसी मास को बोलते हैं जो टूट कर जमा होता है जब हम लोग 1 एम्पियर का करंट पास करते हैं केमिकल में से 1 सेकेंड के लिए। और अगर पूछेगा ऐसा यूनिट, तो किलोग्राम पर कूलम या फिर ग्राम पर कूलम में कॉमन यूनिट को नापेंगे। चलिए पहले बच्चों, सबका हो गया? यस सर। अब इसका न्यूमेरिकल्स हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं पहले बच्चों। हो गया? अनिश यादव, प्रणव सिंह, रोहित शेट्टी, संजीव, सभी की है ना? शिवानी सिन्हा, यस सर। दीपू लाल, चल दीपू लाल, ये सर हो गया। चल अब इसी के ऊपर स्टूडेंट्स हम लोग अपना न्यूमेरिकल स्टार्ट करें। फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस टॉपिक में ही सब है। अब देखिए फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल 2 तरह का है, जिसके अंदर आप लोग सेकंड वाले के ऊपर थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे। सेकंड वाला जो है उसके ऊपर आप ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे। देखिए, फर्स्ट न्यूमेरिकल जो बना रहे हैं पहले बच्चों, वो तो बहुत ही इजी है। तुरंत आप एक